पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। आज दिल्ली की सड़कों पर जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है, वह हमसे अधिक करीब से आप देख रहे हैं दिल्ली में बैठकर अजीत जी। और वह बात कही भी गई है कि जब सड़कें सुनसान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। तो राहुल गांधी ने यह प्रण ले रखा है कि सड़कों को सुनसान नहीं होने देंगे। इंडिया ब्लॉक वोट चोरी के खिलाफ, वोट चोरी का आरोप विपक्ष का है, चुनाव आयोग का अपना तर्क है, सरकार का अपना तर्क है, तो पूरे देश में हल्ला बोल। लेकिन असली लड़ाई बिहार के मैदान पर होनी है, क्योंकि चुनाव बिहार में है। और बिहार में जिस तरीके से एसआईआर का काम हुआ है वह तो सब पता ही है। क्या क्या आरोप लग रहे हैं। तेजस्वी यादव का आरोप सुर्खियों में आया कि वह दो दो जगहों पर वोटर हैं। अब बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा भी निकल आए हैं, दो दो जगहों के वोटर। और आरोप प्रत्यारोप, क्या कैसे नाम काटा गया, कैसे नाम जोड़ा गया, कितने मिनट हटे, कितने दूसरे जगह चले गए लोग हटे, लेकिन गड़बड़ियां तो है। मैं अपना ही उदाहरण दे दूं अजीत जी, कि मेरी मां का स्वर्गवास 2012 में, हमने कोई आवेदन भरकर नहीं दिया, लेकिन जो वोटर लिस्ट बना है उसमें मेरी मां का नाम मौजूद है। मेरे घर का एक सेवक जो 2013 में हमसे चला गया, वह कहीं और काम कर रहा है, उसका नाम भी आज बना है। कल हमने दैनिक भास्कर की लीड बॉक्स खबर पढ़ी कि मुजफ्फरपुर के एक ठिकाने पर 200 से अधिक लोगों के नाम, और जमुई में भी ऐसे ही नाम। तो सब कुछ इतनी हड़बड़ी में हुआ है कि लग रहा है कि घालमेल है और इसे लड़ना है विपक्ष को। तो देखिए, राहुल गांधी ने भी कमर कस लिया है कि बिहार को लड़ेंगे, बिहार में कांग्रेस को पुनर्जीवित करेंगे, बिहार में कांग्रेस में जान फूकेंगे। और राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार में है, 17 अगस्त को आ रहे हैं और 17 अगस्त को चले जा रहे हैं, ऐसी बातें नहीं हो रही है। 17 अगस्त को सासाराम से राहुल गांधी की यात्रा प्रस्तावित है और वह लगातार 14 दिनों तक बिहार में प्रवास करेंगे। प्रियंका गांधी भी आएंगी और साथ में तेजस्वी यादव भी होंगे। तो बिहार की सड़कों पर, मतलब अब विपक्ष ने तय कर लिया है कि बिहार की सड़कों को सुनसान नहीं रहने देना है। सड़कों पर आवाज उठेगी, सड़कों पर विपक्ष बोलेगा, सड़कों पर लोकतंत्र बोलेगा। और जब लोकतंत्र बोलता है, जमहूरियत बोलती है, तो जो कोई सत्ता पक्ष में होता है कुर्सी हिलने लगती है। बिहार का चुनाव समझ ही रहे हैं। तो 14 दिनों की यात्रा पर राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, तेजस्वी यादव साथ होंगे। बिहार में समझ सकते हैं कि पूरे देश की मीडिया का ध्यान भी बिहार में ही होगा। और इन 14 दिनों में प्रशांत किशोर, जो अभी सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, वो थोड़ा कम हो जाएंगे, क्योंकि विपक्ष की भूमिका अदा करते करते अभी सबसे ज्यादा चर्चा प्रशांत किशोर की ही हो रही है। प्रशांत किशोर के बारे में यहां तक खबर है कि उन्होंने सीबीआई से रिटायर्ड करीब आधा दर्जन डीएसपी को हायर किया है। और ये डीएसपी रैंक के प्राधिकारी जो हैं, वह कोई भी बिहार से जुड़ा हुआ नहीं है। कोई तमिलनाडु का है, कोई कर्नाटक का है, कोई बंगाल का है, वहीं सेवा में रहा है, ताकि बिहार के नेताओं पर जो आरोप लग रहे हैं, उनकी जो संचिकाएं आ रही हैं, उनके जो फाइल आ रहे हैं, किसी का भाई मिलने को पहुंच जा रहा है, उन संचिकाओं को निष्पक्षता के साथ देख सके। तो 17 अगस्त से राहुल गांधी बिहार में, साथ में तेजस्वी यादव, बिहार की सड़कों की यात्रा और बिहार का चुनाव। क्या समझते हैं? यह तो बिल्कुल एक नई क्रांति बिहार तैयार है अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये अच्छी बात है। मतलब एक बड़ा राजनीतिक अभियान बिहार की सड़कों पर देखने को मिलेगा। और इसकी शुरुआत हो गई थी 9 जुलाई को, जिस दिन इसी एसआईआर के मुद्दे पर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मुद्दे पर जो चक्का जाम हुआ था, बिहार बंद हुआ था, उसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साथ में आए थे। उसके पहले इस साल जितनी भी यात्राएं राहुल गांधी की हो रही थी, वो अकेले हो रही थी। जो भी कार्यक्रम हो रहे थे, अकेले हो रहे थे। उस दिन दोनों साथ में आए और एक संकेत दिया कि हम लोग एसआईआर के मुद्दे पर साझा लड़ाई लड़ेंगे। आज उस साझा लड़ाई की एक झलक देखने को मिली है दिल्ली की सड़कों पर, जब समूचे विपक्ष ने मार्च किया पार्लियामेंट से निर्वाचन सदन की तरफ।
पुलिस ने पकड़ा सबको, बैरिकेडिंग की, अखिलेश यादव बैरिकेडिंग कूद करके गए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में लिया गया और भी तमाम नेता हिरासत में लिए गए। तो ये एक बड़ी रेयर तस्वीर थी। आमतौर पर जो पार्टी के सुप्रीमो होते हैं, जो बड़े नेता होते हैं, वो रेलिंग कूदने फादने का काम या पुलिस की लाठी और पुलिस के जो पानी की बौछारें हैं वो झेलने का काम नहीं करते, वो आगे नहीं रहते हैं। तब पुलिस आमतौर पर उनके साथ ऐसा नहीं करती है, उनको हिरासत में नहीं लिया जाता है। लेकिन इस बार ये दिखा, इससे लग रहा है कि जितना इंटेंसिव वोटर लिस्ट का रिवीजन है उतना ही इंटेंसिव उसके खिलाफ चल रहा आंदोलन भी है। और हमने देखा दिल्ली में पार्लियामेंट के मानसून सत्र का चौथा हफ्ता चल रहा है और 2 दिन लोकसभा में और 2 दिन राज्यसभा में एक दिन ओवरलैपिंग था। मतलब जिस दिन दूसरा दिन था पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का, उसी दिन राज्यसभा में, मतलब जिस दिन लोकसभा में शुरू हुआ और जो दूसरा दिन था वो दूसरे दिन राज्यसभा में चर्चा शुरू हुई। तो ये 3 दिन छोड़ करके एक दिन भी संसद की कार्यवाही नहीं चली है। समूचा विपक्ष इसके मुद्दे पर आंदोलन करता रहा है, काम रोको प्रस्ताव, स्थगन का प्रस्ताव आता रहा, चर्चा का प्रस्ताव आता रहा, सरकार उसको खारिज करती रही, तो संसद में चर्चा नहीं हुई है। ये कितनी हैरानी की बात है ज्ञानेश्वर जी, आप लोकतंत्र की बात अभी आपने कही। बिहार विधानसभा में एसआईआर पर चर्चा हो गई है। जब बिहार विधानसभा में चर्चा हो सकती है तो फिर लोकसभा में क्यों नहीं हो सकती या पार्लियामेंट में क्यों नहीं हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। जब अपोजिशन ने इसकी मांग की कि बिहार में जो मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण चल रहा है उस पर चर्चा कराइए, तो जो संसदीय कार्य मंत्री हैं भारत सरकार के, किरेन रिजिजू, और इन लोगों ने कहा कि चूंकि चुनाव आयोग किसी विभाग के अधीन नहीं आता है, भारत सरकार के अधीन नहीं आता है, तो इसलिए हम संसद में चर्चा नहीं कर सकते। भाई तो फिर विधानसभा में कैसे चर्चा हो गई? चुनाव आयोग बिहार सरकार के अधीन भी तो नहीं आता है जी। लेकिन चुनाव आयोग जो काम कर रहा है वो लोकतंत्र की सबसे बुनियादी जरूरत से जुड़ा हुआ काम है। मतदाता सूची बनाने का काम तो सबसे पहली स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की पहली जरूरत तो एक शुद्ध और पवित्र मतदाता सूची है। जब उस काम पर चर्चा नहीं हो सकती है पार्लियामेंट में, फिर कहां चर्चा होगी? और बिहार विधानसभा में चर्चा हो गई और आप पार्लियामेंट में करेंगे हम चर्चा नहीं करेंगे। तो इस पर जो हम लोग क्या बिहार के उसमें झक्का झूमर बोलते हैं, वो झक्का झूमर 3 हफ्ते चला, अब चौथे हफ्ते चल रहा है। इसके बाद भी आखिरी हफ्ता भी इसी में समाप्त हो जाएगा। सेशन के बीच में ही राहुल गांधी बिहार में जाएंगे, हम लोग उस पर आ रहे हैं। ये जो आज का जो प्रदर्शन हुआ, इसकी कई दिनों से तैयारी चल रही थी। इसकी तारीखें भी टली चुकी। राहुल गांधी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और उसके बाद उनको फ्रीडम पार्क की रैली थी जो बेंगलुरु में करनी थी। तो इसकी वजह से इसका ये टलता रहा। नहीं तो ये पहले 7 या 8 तारीख को ही होने वाला था अगस्त, तो वो टला। लेकिन इसकी जबरदस्त तैयारी के साथ अपोजिशन इस काम में आया और ये तैयारी ऐसी थी, कोई साझा तैयारी नहीं हुई थी। ऐसा नहीं था कि साझा तैयारी है। राहुल गांधी ने, बल्कि इसमें एक दूसरी कहानी है ज्ञानेश्वर जी, जो अभी एक संक्षेप में हम बता दें कि अपोजिशन की कई पार्टियां राहुल गांधी के निजी अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से नाराज भी थी। उन्होंने कहा कि जब ये सबका मुद्दा है, जब इतना बड़ा मुद्दा है, तो आप एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, सारी पार्टियों के लोग आपके डायस पर मौजूद होते। कई नेताओं ने कहा ज्ञानेश्वर जी कि ये अकेले सब श्रेय लेने की होड़ है, राहुल गांधी सारा श्रेय खुद लेना चाहते हैं। नहीं तो वो बुलाते अखिलेश यादव को, तेजस्वी यादव को, स्टालिन को, ममता बनर्जी को, सब लोग बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, क्योंकि एसआईआर और मतदाता सूची का काम तो सबको प्रभावित कर रहा है। और एक दिन, जिस दिन राहुल गांधी ने दिन में मीडिया के लिए अपना प्रेजेंटेशन दिया, उसी दिन रात में उन्होंने तमाम सहयोगी पार्टियों के लिए भी प्रेजेंटेशन दिया। अपना जो उनका नया बंगला उनको अलॉट हुआ है 5 सुनहरी बाग लेन का, उसमें उन्होंने दिया प्रेजेंटेशन। उसके बाद यह हुआ कि सारी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी करेंगी। आज आपने देखा होगा कि तृणमूल कांग्रेस के लोग बांग्ला भाषा में अपने स्लोगन लिख करके ले गए हैं, वोट चोरी का आरोप को लगा रहे हैं। तृणमूल को, ये डीएमके वाले अपना लेकर के आए हैं। सबने अपनी अपनी तैयारी की, सबने अपने नेताओं को मोबिलाइज किया और एक प्रदर्शन हुआ। अब ये प्रदर्शन, अब एक राष्ट्रीय प्रदर्शन हो गया। अब बारी अलग अलग राज्यों में इसके प्रदर्शन की है। सबसे पहले बिहार में होगा और उसके बाद एसआईआर पश्चिम बंगाल में भी होने जा रहा है, असम में भी होने जा रहा है, तमिलनाडु में भी होने जा रहा है। तो उन सब राज्यों में भी होगा। तो एक शुरुआत हो गई, एक झलक अपोजिशन ने चुनाव आयोग के सामने, निर्वाचन सदन के सामने दिखा दी। और एक और राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर दबी जुबान में, पता नहीं आरजेडी के लोगों ने कुछ कहा हो तो हमको उसका ध्यान नहीं है, लेकिन दूसरे कई नेताओं ने कहा पार्लियामेंट में अनौपचारिक चर्चा में हम लोगों से, कि जब बिहार में एसआईआर हो रहा था ज्ञानेश्वर जी, तो कर्नाटक के महादेवपुरा का मामला ले आने की क्या जरूरत थी राहुल गांधी को? बिल्कुल। अभी तो आप हम लोगों के यहाँ कहते हैं कि हसुआ के बियाह में खुरपी का गीत।
तो ये हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गाने लगे, आप महादेवपुरा लेकर के आए, आपने एसआईआर डिफ्यूज कर दिया दिल्ली में। बिहार का एसआईआर था, उस एसआईआर में इतने झोल हैं जो आपने बताए। अब तो राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक के सेंट्रल बेंगलुरु सीट के महादेवपुरा में एक नंबर है, एक पता है, मकान नंबर 35, उसमें 80 मतदाता है। अब बिहार में तो एक मकान है 107 जिसमें 287 मतदाता है। मैंने कल दैनिक भास्कर की खबर है, मुजफ्फरपुर में एक ही पते पर 269, तो जमुई में 247 वोटर रहे करते हैं। इतना बड़ा संयुक्त परिवार तो हमने नहीं देखा। और हमने अजीत जी आपको बताया है कि मेरी माता चली गई बैकुंठ धाम 2012 में, वोटर लिस्ट में उनका नाम रहने दिया गया। मेरा जो घर का असिस्टेंट था वह चला गया 2013 में, छोड़कर उसका नाम रहने दिया गया। हम लोगों ने कोई आवेदन नहीं दिया था। और मेरे बेटे ने जो दस्तावेज के साथ दिया था आवेदन, उसे कह दिया गया बीएलओ साहब से संपर्क कीजिए। अब बीएलओ साहब का संपर्क ही नहीं हो रहा है। बताइए। हाँ? तो ये तो बिहार में इतनी गड़बड़ियों के मुद्दे थे, इतनी गड़बड़ियां, और इस तरह की गड़बड़ियां आप जहां खोजेंगे वहां निकल जाएंगी। बिल्कुल। तो उसके बीच में ये मुद्दा उठाने के बजाय राहुल गांधी ने उस दिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महादेवपुरा का मुद्दा उठाया। महादेवपुरा में वोट चोरी हुई, इसलिए हम सेंट्रल बेंगलुरु हार गए, हम इसलिए 7 और सीटें हम बंगाल में, कर्नाटक में हार गए, ये सब कहते रहे राहुल गांधी। तो कई मतलब कम्युनिस्ट नेता, एक बहुत बड़े कम्युनिस्ट नेता है जो राष्ट्रीय स्तर के एक पार्टी के प्रमुख है, उनका दुख अलग है। उनका दुख यह है कि राहुल गांधी मिलने का समय ही नहीं दे रहे। वो महीनों बरसों से समय मांग रहे हैं और समय ही नहीं दे रहे हैं राहुल गांधी। उन सब लोगों का कहना था कि सारा फोकस अभी बिहार के एसआईआर पर होना चाहिए। जब इतना बड़ा मुद्दा बना हुआ है और जब इतनी गड़बड़ियों की खबरें वहां से आ रही हैं, तो उसको मुद्दा बनाना चाहिए था राहुल गांधी को। खैर वो नहीं बनाया। एक बात और आपने नोटिस किया होगा कि जो तर्क दिया जा रहा था बांग्लादेशी घुसपैठिए, यदि आपने देखा होगा पूर्णिया, आपने अररिया, किशनगंज, कटिहार, तो इतनी बड़ी संख्या नहीं निकली है कि आप कह दें कि वहां बड़ी संख्या में, निर्णायक संख्या में कोई बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे थे। देखिए, मृतकों की सूची, यदि मृतकों को हटाया गया है, जिसमें भी त्रुटि है मैं कह रहा हूं, तो आपको यह कोई लिस्ट में ऐसा कुछ नहीं दिखा कि वहां बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे थे। और आपने संख्या भी नहीं बताई कि हाँ इतने घुसपैठिए थे, इनकी पहचान हमने कर ली। एग्जैक्टली। जब हम लोगों ने सबने खबर देखी थी मीडिया में, उस समय हम बिहार में ही थे, और ये खबर आई, चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से खबर आई कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी, रोहिंग्या और नेपाली लोग पकड़े गए हैं जो मतदाता हैं। अगर बड़ी संख्या में ऐसे लोग आए हैं और बीएलओज जो थे, जो बूथ लेवल ऑफिसर, उनके संज्ञान में अगर ऐसे लोगों के नाम आए हैं, तो ऐसे कितने लोगों के नाम काटे हैं चुनाव आयोग? बिल्कुल। ऐसा तो एक भी नाम नहीं कटा है ज्ञानेश्वर जी, मतलब इस ग्राउंड पर एक भी नाम नहीं कटा है कि ये बांग्लादेशी हैं या रोहिंग्या हैं या नेपाली हैं। अभी तक इस ग्राउंड पर एक भी नाम नहीं कटा हुआ बताया गया है कि इनके दस्तावेज पूरे नहीं थे। आपने जो नाम काटे हैं, वो नाम काटे हैं कि इनकी मृत्यु हो गई है, ये अस्थायी रूप से शिफ्ट कर गए हैं, या इनका नाम एक से अधिक जगहों पर मतदाता सूची में दर्ज था। ये 3 कैटेगरी आपने बताई है। इस 3 कैटेगरी में 65 लाख लोगों के नाम आपने काटे हैं और 7 करोड़ 24 लाख लोगों के नाम आपने रहने दिए हैं मसौदा मतदाता सूची में। अब ये तो 7 करोड़ 24 लाख हैं, क्या चुनाव आयोग ये कह रहा है कि इन सभी लोगों के पास उसके बताए 11 दस्तावेजों में से कोई ना कोई दस्तावेज था? ये तो बड़ी हैरानी की बात होगी। बिहार में किसके पास है भाई? इतने लोगों के पास कहां से दस्तावेज आ गए? मैट्रिक पास का, या पासपोर्ट का, या आवास का, या जमीन का, या वन का, या नौकरी का, या पेंशन का, कहां से आ गया इन लोगों के पास? बिल्कुल। अगर आप कह रहे हैं ईमानदारी से कहिए, चुनाव आयोग को ईमानदारी से कहनी चाहिए। आजकल चुनाव आयोग बड़ी लोगों से कस्में खिलवा रहा है, शपथ दिलवा रहा है कि आप कसम खाइए, शपथ लीजिए। भाई खुद आप कसम खा करके कहिए कि आपने आधार स्वीकार नहीं किया है, और ये 7 करोड़ 24 लाख जो लोग हैं, इन्होंने आपके बताए 11 में से कोई दस्तावेज जमा कर दिया है, कोई ना कोई दस्तावेज, और उसी आधार पर बने आवासीय प्रमाण पत्र को आप स्वीकार कर रहे हैं। आप स्वीकार करेंगे तो कितने लोगों ने आवासीय प्रमाण पत्र दिया? कितने लोगों के पास बिहार में आवासीय प्रमाण पत्र है? मेरा दावा है ज्ञानेश्वर जी, और ये एकदम जमीन के आधार पर हम बता रहे हैं आपको, कि मैक्सिमम 7 करोड़ 24 लाख लोगों का जो मसौदा मतदाता सूची में नाम है, उसमें मैक्सिमम नाम आधार के दम पर बनाए गए। बिल्कुल, आधार लिया है। नीचे बीएलओज ने आधार लिए हैं लोगों से। हमारे समूचे शहर में, गांव में लोगों ने आधार के अलावा कोई दस्तावेज नहीं दिया है ज्ञानेश्वर, और सबके नाम मतदाता सूची में है। सबके नाम मतदाता सूची में है, और दिया सिर्फ आधार है। मतगणना प्रपत्र भर के उसके साथ आधार दिया है और नाम शामिल हो गया है वोटर लिस्ट में। और यहाँ आप सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि हम आधार नहीं मानेंगे। मैं तो अपना ही नाम देखता हूँ अजीत जी। देखिए, जो मेरा पुराना वोटर आई कार्ड है उसमें ज्ञानेश्वर हिंदी में सही लिखा है। महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर की स्पेलिंग लिखी जाती है DNYAN,
तब हाँ। वो लिखा था। हम्म। और हमने जब संशोधित फॉर्म भरा है तो उसमें GYN लिखा, कोई संशोधन नहीं हुआ। फिर से जो मसविदा प्रस्ताव प्रकाशित हुआ है उसमें ज्ञानेश्वर हिंदी में वैसा ही लिखा है जैसा पहले लिखा था, और DNYAN फिर से लिखा हुआ है, जबकि हमने GYAN लिख करके दिया था। हाँ हाँ, तो देखिए वो मराठी प्रोनाउंसिएशन होता है ज्ञानेश्वर का, तो जी ज्ञानेश्वर से वो डी से शुरू करते हैं वो लोग, लेकिन अब अपने यहाँ तो ये नहीं होता है, जी मराठी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। लेकिन देखिए आप इसका मतलब कि पुरानी जो मतदाता सूची थी उसी को रिपीट कर दिया। हाँ, ये हो सकता है कि उसमें खाली देखा गया हो कि हाँ आपने प्रपत्र जमा कराया है और आपका कोई दस्तावेज है, तो उसमें हम लोग यही बार बार, जब पहली बार हम लोगों ने चर्चा की थी तो हम लोग इसी बात पर है तो हैरानी जता रहे थे कि कैसे बीएलओ जो है इतने नाम कंप्यूटर में फीड कर देंगे और कैसे सारी बिल्कुल। इंफॉर्मेशन फीड कर देंगे, कैसे तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। तो वो करने की जहमत नहीं उठाई गई, वो संभव ही नहीं था। खाली मेरे ये यहाँ देख जो लिया गया फॉर्म कि आपका नाम है पहले से। मेरे यहाँ जो फॉर्म है वह देने सफाई कर्मी आया था और हाँ, लेने भी सफाई कर्मी आया था। बिल्कुल। हाँ, तो वो जाके रख दिया गया, उसको डंप कर दिया जी गया, मिला लिया गया हाँ कि हाँ ज्ञानेश्वर जी का फॉर्म आ गया है और हाँ पहले से ज्ञानेश्वर जी का नाम है तो बस इसको चलने दो। उसको जी मसौदा में आपने ड्राफ्ट में इलेक्टोरल रोल में उसको प्रकाशित कर दिया। तो हम्म, इसके चक्कर में बहुत सारी गड़बड़ियां हुई हैं। अगर एसआईआर का प्रोसेस हो, देखिए हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि ये प्रोसेस गलत नहीं है और ये हम्म, बहुत ही जरूरी है कि घुसपैठियों का नाम हटाया जाए, जो मृत हो गए हैं उनका नाम हटाया बिल्कुल जाए, जो बाहर चले गए हैं उनका नाम हटाया जाए। देखिए हम लोगों को, ज्ञानेश्वर जी, कई बार इस बात से बड़ी शर्मिंदगी होती है जब लोग पूछते हैं कि भाई आप कहते हैं कि सबसे राजनीतिक रूप से जागरूक प्रदेश है बिहार और 57% आदमी वोट करता है, हम्म, हम्म, 43% आदमी कहाँ चला जाता है? आप लोग वोटिंग क्यों नहीं करते? खाली भाषण देने के लिए, आप लोग राजनीति बतियाने के लिए, खाली आप लोग राजनीतिक रूप से जागरूक हैं और आप लोग वोट नहीं करते हैं। तो इसका कारण ये है कि हम लोगों के यहाँ बहुत सारे मृतकों के नाम अभी वोटर लिस्ट में हैं, बहुत बिल्कुल सारे शिफ्ट कर गए लोगों के नाम हैं, बहुत सारे लोगों के दो दो जगह नाम है। इसलिए नाम है क्योंकि 36% के करीब, सबसे ज्यादा जो इंटर स्टेट माइग्रेशन है, राज्य के अंदर का जो माइग्रेशन है, वो माइग्रेशन सबसे ज्यादा बिहार में है। जी मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं दूसरी जगह जाकर के रह रहे हैं। मोतिहारी का आदमी बेतिया में या बगहा में या मुजफ्फरपुर में नौकरी कर रहा है, वहां वोटर बन गया है और हम्म, वहीं रह रहा है, वोट डालने नहीं आता है। तो इसके चक्कर में हमारे यहाँ वोटिंग परसेंटेज कम होता है। अगर ये हम्म, 65 लाख जेन्युइन नाम हट गए हैं तो आप देखिएगा अपने आप अगली बार वोटिंग परसेंटेज हमारा 67-68 हो जाएगा, 70% हो जाएगा वोटिंग परसेंटेज। बिल्कुल जितना वोट बिल्कुल पड़ता था उतना ही पड़ने में। तो ये हम्म, जरूरी है कि ये हो, बहुत जरूरी है कि हो, लेकिन ये बहुत व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए था, समय देकर के होना चाहिए था। आधार, वोटर कार्ड, मनरेगा कार्ड, राशन कार्ड जैसे जो सहज उपलब्ध जो पहचान पत्र हैं उनको लिया जाना चाहिए था। ये सब नहीं, ये सब इसको आपने जी बार कर दिया, दीवार कर दिया कि हम ये नहीं लेंगे। और इसी से मौका मिला है राहुल गांधी को और तेजस्वी यादव को या दूसरे विपक्षी पार्टियों को कि वो आंदोलन करें। बिल्कुल देखिए बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, हमारे में आप में 10 जगह गड़बड़ियों की खबर आ रही है। 279 हम्म, चुनाव आयोग के पास उसका एक जवाब है, बड़ा सेट पैटर्न है। उन्होंने कहा कि भाई जहां मकान नंबर आवंटित नहीं होते हैं नगर निगम से, वहां हम लोग एक नेशनल हाउसिंग नंबर दे देते हैं और उस हम्म, नेशनल हाउसिंग नंबर पर आसपास के क्लस्टर में रहने वाले तमाम लोगों के नाम दर्ज हो जाते हैं। हम्म, इसीलिए आप देखिए मुजफ्फरपुर में जो नाम है वहां मुसलमान भी है और ब्राह्मण भी है और पिछड़ा भी है, दलित भी है, सब लोग हैं। तो एक परिवार तो नहीं हो सकता है ना ये। तो उसके जवाब भी है। लेकिन चूंकि आपने पहले दिन से इतना संदेह पैदा कर दिया, इतना संशय पैदा कर दिया कि आज अपोजिशन को मौका मिला है कि आपके खिलाफ आंदोलन करे और राजनीतिक माहौल बनाए। बिल्कुल नहीं तो हम देख रहे थे, आपने भी देखा होगा ज्ञानेश्वर जी, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, हम अभी खोज भी रहे थे तो अखबार मिला नहीं। दैनिक भास्कर अखबार में संजय कुमार का लेख छपा है। CSDS वालों संजय का जी हाँ, संजय कुमार सीएसडीएस के को हेड कर रहे हैं, सेफोलॉजी का तो वही काम देखते हैं। हम्म, वो सबसे सबसे प्रतिबद्ध, मतलब इंटीग्रिटी वाले जो सेफोलॉजिस्ट हैं और चुनाव विश्लेषक हैं, हम उनमें उसमें उनको मानते हैं। जी उन्होंने कहा कि कोई पैटर्न नहीं है नाम कटने में। हम्म, उन्होंने बहुत विस्तार से लिखा है कि उन जगहों पर भी नाम कटे हैं बहुत ज्यादा जहां जीतने का रिकॉर्ड जेडीयू बीजेपी का ज्यादा है, वहां भी जी बहुत नाम बिल्कुल कटे। जहां जी ऑलरेडी बीजेपी जेडीयू जीतती है कायदे से, तो हम्म, अगर अपोजिशन के आरोप को माने तो वहां तो ज्यादा नाम नहीं कटने चाहिए थे। लेकिन बिल्कुल ऐसी बिल्कुल जगह भी नाम कट गए हैं जहां बीजेपी जेडीयू ज्यादा जीतती है, ऐसी हम्म, जगह पर भी नाम कटे हैं जहां आरजेडी ज्यादा सीटें जीतती हैं। हम्म, उन्होंने फिर डेमोग्राफिक प्रोपोर्शन के हिसाब से भी बताया है कि जहां जिस जाति का वर्चस्व है, ऐसा नहीं है। उन्होंने बहुत बहुत बारीकी से समझाया कि यादव मुसलमान जहां बहुत है वहां बहुत ज्यादा नाम कट गया है। ऐसा नहीं हम्म, है, कोई पैटर्न नहीं है। ये नहीं है कि जहां बीजेपी जेडीयू हारते रहे हैं ज्यादा वहां ज्यादा नाम काट दिए, या जहां हम्म, आरजेडी का वोट कंसेंट्रेशन ज्यादा है वहां ज्यादा नाम काट दिए। ये पैटर्न नहीं है। तो इसका बिल्कुल मतलब किसी पैटर्न से नाम नहीं काटा गया है। नाम हम्म, काटने में एक बेसिक सिद्धांत का पालन हुआ है,
लेकिन चूंकि आपने पहले दिन से कम समय दे करके इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, इतना संशय पैदा कर दिया कि आज अपोजिशन को अटैक करने का मौका मिला है और आपके पास कोई सफाई नहीं हो रही है कि आप सफाई दें ढंग से। आप अपोजिशन को नहीं रोक सकते हैं, चूंकि इतनी एक भी गड़बड़ी अगर निकल गई तो फिर अपोजिशन के लिए मौका है। तेजस्वी यादव के 2 वोटर आई कार्ड, उन्होंने वोटर आई कार्ड और ईपिक नंबर खुद से तो नहीं जनरेट कर लिया होगा। ये तो चुनाव आयोग की कमी है ना। तो आप अपनी उस कमी को दूर करने के बदले आपने मीडिया में ऐसा माहौल बनाया जैसे तेजस्वी यादव ने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया और अब उनको इसके लिए सूली पर लटका देना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी ने एकदम याद कराने लगी, यही लोग देखिए, ये लोग बूथ कब्जा करने वाले लोग हैं। फिर विजय सिन्हा के भी 2 निकल आए। अब विजय सिन्हा कह रहे हैं कि हम बांकीपुर वाला अपना नाम काटने के लिए अपना दिए हुए हैं प्रस्ताव, आवेदन दिया हुआ। अरे भाई, एसआईआर हो गया, एसआईआर होने के बाद कैसे 2 जगह नाम आ जाएगा जब एसआईआर हो गया? तो मसौदा जब उनकी बात नहीं सुनी जा रही है तो आम आदमी की बात कहां सुनी जाएगी? और आप पैटर्न की बात करते हैं जी, बिहार में कोई पैटर्न चलता है क्या? कल ही देखिए 10 अगस्त को जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर है 1 करोड़ 12 लाख या जितने भी लोग हैं, इसकी लिस्ट कब अपडेट की गई? बिल्कुल कोई जवाब देगा? नहीं, कि इसकी लिस्ट कब अपडेट की गई? हाँ, इसकी लिस्ट कब अपडेट की गई है? क्या इसकी संख्या हर महीने घटेगी नहीं, बढ़ेगी नहीं? हाँ, तो उस पर तो कोई काम होता नहीं। उसे उस लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए क्या वही मानक है जो वोटर लिस्ट में नाम शामिल होने के लिए मानक है? हाँ? देखिए, एक चर्चा यह भी बिहार में चल रही है कि जो अभी किसान सम्मान निधि का पैसा है उसमें बिहार को विशेष सहूलियत मिल गई। बिहार को विशेष कोई ऑडिट का काम इस बार नहीं किया गया है, चुनाव के बाद होगा। यदि एक परिवार में कई लोग हैं, सबको जाने दो, अगली किस 3 महीने के बाद जानिए, अभी खुश हो जाने दो क्योंकि चुनाव है रे भाई। हाँ, तो ये तो भाई बीजेपी का मॉडल है ना, ये नीतीश कुमार का मॉडल नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं, पहले भी हम कहे कि ये नीतीश कुमार का मॉडल नहीं है, ये बीजेपी का मॉडल है। आप देखिए, महाराष्ट्र में जब माझी लड़की बहन योजना शुरू हुई तो किसी ने कोई लिस्ट को इसी तरह से, जैसे अभी आपने कहा बिहार का जैसे कोई ऑडिट नहीं हुआ, वहां कोई ऑडिट नहीं हुआ। सिंपल, सबको पहले से एक लिस्ट बनी हुई है सामाजिक सुरक्षा वाली, जिसके तहत लोगों को कुछ न कुछ वृद्धावस्था पेंशन हो या किसान सम्मान निधि हो, इसके पैसे जा रहे थे। उसी लिस्ट के आधार पर महिलाओं को पैसे ट्रांसफर होने लगे। जब बीजेपी वहां जीत गई चुनाव, भारी बहुमत आ गया और सरकार बन गई, तब उसके बाद लिस्ट की छंटनी शुरू हुई। जो आप कह रहे हैं कि चुनाव है तो चुनाव तक तो सबको, तो एक परिवार में 4 लोग हैं, एलिजिबल नहीं है, तब भी पैसे जाने दो, 2-4 महीने ही तो जाएंगे। चुनाव जीत गए तो उसके बाद छंटनी करेंगे। तो वही वहां हो रहा है महाराष्ट्र में। चुनाव के बाद ऐसा मतलब खतरनाक तरीके से छंटनी हुई है कि अब एलिजिबल लोगों के भी नाम कटने लगे हैं। अब जो पात्र व्यक्ति है उसका भी नाम कट जा रहा है, वो भी बाद में जाकर के अपना नाम जुड़वाना पड़ रहा है। तो ये होगा बिहार में भी होगा। 15 अगस्त को 2100 रुपए का अनाउंसमेंट भी हो ही जाएगा गांधी मैदान से। बड़ी बड़ी घोषणाएं 15 अगस्त को होने वाली हैं। वो महिलाओं की योजना की घोषणा है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, इन सब चीजों को लेकर के भी कुछ बड़ी बड़ी घोषणाएं होनी है 15 अगस्त को। उसकी तैयारी चल रही है, वो घोषणा होनी है। तो ये सब उस आधार पर होगा। अभी तो उसी आधार पर हो रहा है जो पुराना आधार है। कोई छटनी नहीं, कोई ऑडिट नहीं, कोई पात्रता की पहचान नहीं, जिसको है उसको दे दीजिए। पात्रता की पहचान खाली चुनाव आयोग को करनी थी, बाकी किसी को नहीं करनी। लेकिन चुनाव आयोग ने भी इतने संदेहास्पद तरीके से इस काम को किया है कि उससे सवाल, एक वेल इंटेंशन्ड प्रोग्राम है, इसमें इंटेंशन पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। जो सवाल उठाएगा इसका मतलब उसकी मंशा खराब है। ये होना चाहिए। आप क्यों चाहेंगे कि मरे हुए लोगों को या बाहरी लोगों को का नाम मतदाता सूची में हो? ये काम चुनाव आयोग का ठीक है, लेकिन चुनाव आयोग को इसके लिए समय देना चाहिए था। जो दस्तावेज है, उन दस्तावेजों की में ऐसे दस्तावेज रखने चाहिए थे जो सहज रूप से उपलब्ध हो। ये 2 काम कर देते तो इस पर संशय नहीं होता। अब अच्छा, जहां तक ये बात है, अभी सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, जो इसको बड़ा मुद्दा बना रहा है अपोजिशन, कि वो 65 लाख नाम जो काटे हैं उनकी लिस्ट अलग से चुनाव आयोग नहीं बनाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट में कह दिया चुनाव आयोग ने कि हम कानूनी रूप से जो जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 और मतदाता पंजीकरण का नियम 1960, इन दोनों के तहत हम बाध्य नहीं है कानूनी रूप से कि हम हटाए गए नामों की लिस्ट अलग से प्रकाशित करें। अपोजिशन कह रहा है कि आप अलग से प्रकाशित करिए। भाई, अलग से प्रकाशित करने से क्या होगा? किस लिए अलग से प्रकाशित करवाना है आप? तो ये कहा गया कि लोग अपना नाम कैसे जानेंगे कि हमारा नाम कट गया। अब आप सोचिए ज्ञानेश्वर जी, अगर लिस्ट है 7 करोड़ 24 लाख की, उसमें अगर आप अपना नाम नहीं खोज पा रहे हैं कि हमारा नाम है कि कट गया,
तो 65 लाख की एक अलग सूची आ जाएगी, उसमें आप नाम कैसे खोज लीजिएगा? कैसे खोजे, बिल्कुल नाम बिल्कुल बिल्कुल। खोजने की ही तो समस्या है। तो अगर आप इपिक नंबर, आपको आपके पास इपिक नंबर है आपका, आपको मतदान केंद्र संख्या पता है, आपको भाग संख्या पता है या नहीं पता है, तो अगर आप उसकी वजह से इस सूची में नहीं खोज पा रहे हैं तो उस सूची में भी तो नहीं खोज पाएंगे। लेकिन एक और बड़ा आरोप लग रहा है, एक और बड़ा आरोप लग रहा है कि कुछ सॉफ्टवेयर में इन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने चेंज कर लिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन की भी सफाई आई है कि पहले आप अपने नाम से यह पता कर सकते थे कि इस नाम के आदमी कितने जगह वोटर हैं, लेकिन अब शायद यह सर्च किया जाना असंभव सा बना दिया गया है, जिसके कारण देखिए विजय कुमार सिन्हा का सर्च हो गया, अब दूसरे लोग सर्च कैसे करें, क्या करें। और राहुल गांधी ने भी अपनी टीम बैठा रखी थी, राहुल गांधी की शिकायत भी है कि सॉफ्टवेयर में चेंजेस ला दिए गए। हाँ नहीं, ये तो चुनाव आयोग को कहा जा रहा है, यही कहे ना कि ऐसी ऐसी चीजों से संदेह पैदा हो रहे हैं। लेकिन अपोजिशन भी जो मुद्दे उठा रहा है वो बहुत तार्किक मुद्दे नहीं है। आप उस पर नहीं, आप वो तार्किक मुद्दा कि 65 लाख आप नाम दीजिए, वो 65 लाख नाम आपको पता है किस लिए मांगे जा रहे हैं? ये वो नाम इसलिए मांगे जा रहे हैं ताकि उसमें हम घेर सकें कि ये देखिए इतना यादव का नाम कट गया, इतना मुसलमान का नाम कट गया, ये सिर्फ ये दिखाने के लिए। अभी 7 करोड़ 24 लाख में आप वो नहीं खोज पा रहे हैं कि किसका कटा है, जिसका है उसका मिल गया। अब आप ये नहीं खोज, इंडिविजुअल को देखिए, अब आपको पता चल गया कि आपकी माता जी वैकुंठ निवासी हो गई, तब भी उनका नाम है। आपका सेवक छोड़ के चला गया, तब भी आपका नाम है, अब उसका नाम। हमको पता चल गया कि हमारा और हमारी पत्नी का नाम नहीं है मोतिहारी की लिस्ट में, चूंकि हमने मना कर दिया था और मेरे भाई ने मतगणना प्रपत्र नहीं भरा हम लोगों का, तो हम लोग का नाम नहीं है, वहां से कट गया हम लोगों का नाम। तो ये हमको पता चल गया। ऐसे ही जितने लोगों का नाम कटा है उनको किसी न किसी तरह से पता चल गया कि हमारा नाम कट गया है। अगर जेन्युइन कटा है, अगर किसी मृतक के परिजन को पता चल गया कि भाई उसके जो परिजन मृतक थे उनका नाम कट गया, तो वो क्यों शिकायत करेगा? वो फिर या तो आप अपनी तरफ से आगे बढ़ के दीजिए कि भाई इनका नाम, अगर जीवित है और नाम कट गया तो आप जाके देंगे कि भाई जीवित है, नाम कट गया, आप नाम जोड़ दीजिए। लेकिन अगर मृत है, नाम कट गया, तो आप क्यों शिकायत करने जाएंगे? तो जो जेन्युइन लोग हैं जिनका नाम कटा है या जिनके जिनके परिजन मृत हो गए उनका नाम कटा है, वो शिकायत नहीं करने जा रहे हैं। उनको पता चल गया है कि हमारा नाम कट गया, हमको जैसे पहले ही पता चल गया था। अब इसके बावजूद 65 लाख लोगों की एक लिस्ट अपोजिशन को चाहिए है, तो उसका मकसद ये पता करना है कि इसमें ये दिखाने के लिए कि ये देखिए इतने मुसलमान के नाम कट गए। अब आप सिंपल गणित लगाइए ज्ञानेश्वर जी, उस 65 लाख में अगर 32% आबादी मुसलमान यादव की है, तो उस 65 लाख में 32% एक नॉर्मल आंकड़े के अनुसार यादव मुसलमान होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल सामान्य गणित हो सकता है 1-2% ऊपर नीचे हो, लेकिन 22 करोड़ नाम तो उसमें होंगे यादव और मुसलमान। 22 लाख, माफ करिएगा, 22 लाख ना, 65 लाख में 22 लाख, चूंकि 32% आबादी है, तो कटने में भी हो सकता है कि 32% आपकी हिस्सेदारी हो सकता है, 30% हो सकता है 33% हो, लेकिन हम उतना ही मान के चल रहे हैं। तो आपका नाम होगा 22 लाख यादव और मुसलमान का। तो आप इसका डंका पीटने लगेंगे, आपको इसके लिए 65 लाख लोगों की सूची चाहिए कि आप दिखा सके कि ये देखिए 22 लाख यादव और मुसलमान के नाम कट गए। बिल्कुल आप है उस अनुपात में, तो उस अनुपात में आपका नाम कटेगा। तो वहां इंटेंशन हमको ठीक नहीं लग रहा, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, लेकिन वो अंतिम 5 मिनट 17 अगस्त से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बिहार यात्रा, एनडीए का चीरफाड़, तो इसका असर बिहार चुनाव पर क्या होगा, आने वाले बिहार चुनाव पर? अजीत जी देखिए, ये मुद्दा हम राजनीतिक मुद्दा है। ये एक सिंपल बात समझिए, ये अपोजिशन जिस तरह से बना रहा है कि ये आम आदमी का मुद्दा है, उस तरह से आम आदमी इस मुद्दे के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि एसआईआर का अभियान चलने के क्रम में हम 12 दिन बिहार में रहे, 10 दिन तो रहे ही हैं बिहार में। तो हमने किसी को इसके लिए परेशान होते, छाती कूटते या ये करते नहीं देखा कि अरे तो बड़ा जुल्म हो गया, अब नाम कट जाएगा, हम वोट कैसे डालेंगे या हमको बड़ी परेशानी हो जाएगी, ये करते हमने नहीं देखा किसी आदमी। तो इसका मतलब कि आम आदमी के कंसर्न का मुद्दा नहीं बना। अगर उसने चेक कर लिया कि उसका नाम आ गया है वोटर लिस्ट में, तो चलिए आ गया, नाम आ गया वोटर लिस्ट में। जिनका कटा है, अगर उसमें जो जेन्युइन कटा है, वो लोग कंप्लेन कर रहे हैं अपना नाम जुड़वाने के लिए, और वो जोड़े भी जा रहे हैं, उसकी प्रक्रिया चल रही है। पार्टियों की तरफ से नाम नहीं दिए गए हैं, अभी ज्यादा नाम नहीं है पार्टियों की तरफ से, लोग इंडिविजुअली दे रहे हैं। तो अगर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इसी बात को मुद्दा बना करके अपनी 14 दिन की यात्रा करेंगे, तब तो बहुत बिहार को भी कनेक्ट करेंगे ना। देखिए बिहार के लिए उनको क्या करना है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना, वो भी कह रहे हैं 2500 देंगे, और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बहनों की हर मुराद को पूरा करेंगे, रोजी रोजगार की बात करें, तो वो सारे मुद्दे मुझे लगता है महागठबंधन की एका के संबंध में भी फैसला हो जाएगा, तभी तो दोनों भाई साथ निकलेंगे। बिल्कुल, अगर वही हम कह रहे थे कि अगर सिर्फ एसआईआर को मुद्दा बना करके, जैसे अभी एसआईआर को मुद्दा बना करके दिल्ली में सारा प्रदर्शन और सारा विरोध हुआ है, बिहार में भी अगर खाली इसी को मुद्दा बनाएंगे तो इसका कोई फायदा नहीं है।
इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा करके अगर तमाम अपोजिशन की पार्टी साथ में निकलती हैं, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ निकलते हैं और बिहार के मुद्दे उठाते हैं, आम आदमी के मुद्दे उठाते हैं, देखिए जैसे ये प्रशांत बड़े उठा रहे हैं। बिल्कुल उस तरह से, जैसे ये कितने अफसोस की बात है कि हमने आज तक अभी 100 रुपए 110 रुपए लीटर बिहार में पेट्रोल बिक रहा है या डीजल सबसे महंगा बिक रहा है, बिल्कुल। कोई अपोजिशन की पार्टी इसको मुद्दा नहीं बना रही। बिहार ये में आम सबसे आदमी महंगी जमीन की रजिस्ट्री है। सबसे महंगी जमीन की रजिस्ट्री है, सबसे ज्यादा उस जी। रजिस्ट्री की दर भी है और सबसे ज्यादा विवाद भी रजिस्ट्री ऑफिस में है। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। मुद्दे आम आदमी के हैं, महंगाई का मुद्दा आम आदमी का है, गरीबी बेरोजगारी का मुद्दा आम आदमी का है, पलायन का मुद्दा आम आदमी का है, और अपोजिशन की पार्टियां इस पर प्रदर्शन नहीं कर रही हैं, पार्लियामेंट में जी। ये मुद्दे नहीं उठाए जा रहे चर्चा के लिए। अगर जी। आप बिहार की सड़कों पर निकलते हैं और ये मुद्दे उठाते हैं, एसआईआर का मुद्दा आप केंद्रीय रखिए, एसआईआर का मुद्दा भी लोगों के बीच में ले जाइए, लोगों को जागरूक करिए इस बात के लिए कि लोग अपना नाम मतदाता सूची में चेक करें, अगर कट गया है तो जुड़वाएं, उसकी लड़ाई लड़ें, वो एक बात ठीक अपनी जगह है। लेकिन उसके साथ साथ अपोजिशन के नाते आपको आम आदमी के जीवन से जुड़े हुए मुद्दे भी उठाने की जरूरत है। बिल्कुल अगर वो बिल्कुल। उठाते हैं, उस पर लोगों को मोबिलाइज करते हैं, तो उसका लाभ मिलेगा, वो फिर गेम चेंजर होगा, चुनाव बदलने वाला वो मुद्दा होगा। अगर आप कोई आंदोलन खड़ा कर देते हैं नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ, देखिए अभी बिल्कुल अभी ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि अभी कोई एंगर, कोई गुस्सा ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार की सरकार पलट देनी है, एनडीए को हर हाल में हटा देना है, ये गुस्सा नहीं है। एक एक लेवल पर एंटी इनकम्बेंसी है जो होती है 20 साल के शासन के बाद, निश्चित रूप से होती है, जो एक नाराजगी थोड़ी बहुत है, ऊब है, थकान है, नीतीश कुमार के विकल्प की तलाश भी है, लेकिन ये गुस्सा नहीं है कि हम इनको हर हाल में कुर्सी पर से खींच करके हटा देंगे, जो 2014 में हम लोगों ने दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर के चुनाव में देखा था, या 2005 में बिहार में दिखा था, हमको वो एंगर नहीं दिखा है बिहार में। तो आप अगले 14 दिन में जब आप 17 तारीख से 1 तारीख तक ये कार्यक्रम करेंगे, तो वो गुस्सा पैदा कर सकते हैं लोगों में, वो आप उतना आक्रोश पैदा कर सकते हैं लोगों को इस तरह से जगा सकते हैं कि लोग अपने हितों को समझे। इसमें यहां एक बात और कहना जरूरी है कि प्रशांत किशोर ने जो बुनियाद खड़ी की है, क्या उस पर महागठबंधन अपनी इमारत खड़ी कर सकता है? प्रशांत किशोर ने लोगों को जगाया है, बदलाव की बात, बिहार में बदलाव की बात उन्होंने शुरू करा दी है, उस पर क्या आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं? असली चीज ये देखने की होगी। एसआईआर का मुद्दा बहुत इंपैक्ट नहीं करेगा, 7 करोड़ 24 लाख लोगों ने देख लिया कि हमारा नाम है, और कई ऐसे लोगों का भी नाम है जो मृत हो गए हैं, उनका भी नाम है, जो चले गए हैं बाहर, उनका भी नाम है, कि जिस जेन्युइन आदमी का नाम कटा है वो अपना नाम जुड़वाने के अभियान में लगा होगा, 2-4 लाख हो सकता है नाम नए जुड़ भी जाए, और 1-8 लाख और नाम कट भी जाए उसमें से। तो ये मोटे तौर पर 7.25 करोड़ वोटर का लिस्ट रहेगी, और ये हमको लगता है कि जेन्युइन है, इसमें कोई पैटर्न नहीं है, जानबूझ करके किसी जाति या धर्म के व्यक्ति का नाम नहीं काटा गया है, जानबूझ करके क्षेत्रवार नाम नहीं काटा गया है कि एनडीए कमजोर है यहाँ तो यहाँ आरजेडी का वोट कटवा दो, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं दिख रहा है, कम से कम अभी पहली नजर में वो नहीं दिख रहा है। इसलिए उस पर उसको धूल केंद्र बना करके आम बिहार के जो 14 करोड़ बिहारी हैं, जो परेशान लोग हैं, जिनके बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे हैं, जो जमीनें खरीद बेच करके किसी तरह से और गहने बेच करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, आप ये समस्या अगर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव उठाते हैं तो इस पर बहुत ज्यादा लोगों का ध्यान जाएगा। और ये दोनों चेहरे ऐसे हैं ज्ञानेश्वर जी, जो अपने आप मीडिया का भी अटेंशन खींचते हैं। अगर तेजस्वी यादव को आज तक ये शिकायत रही है कि मीडिया हमको कवर नहीं करता है, तो ये बड़ा मौका है, मीडिया भी कवर करेगा आपको। आप ऐसी बातें करिए जो जनता तक पहुंचे, सीधे जनता के दिल तक पहुंचे, लोगों को अपील करें, ऐसी बात कहें राहुल गांधी तेजस्वी, मीडिया भी दिखाएगा और आम जनता भी सुनेगी। तो चलिए देखिए, क्या राहुल गांधी तेजस्वी यादव की बिहार यात्रा बिहार की तस्वीर, राजनीतिक तस्वीर को बदल पाएगी? यह देखने की बात है। समय 17 अगस्त को तय किया गया है, हमारी नजरें रहेंगी, हमारी टीम भी साथ में होगी, और हम देखेंगे कि बिहार के लोगों का मिजाज कैसा हुआ, बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।